अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट फॉर द चैप्टर, जो कि लास्ट 10 स्लाइड्स रह गई हैं, मैं इसको कवर करना चाह रही हूँ। तो हम बात करते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की। इंटरप्राइज का मतलब होता है द ऑर्गेनाइजेशन एज एन होल। और रिसोर्स प्लानिंग, तो रिसोर्स के अंदर जितने भी रॉ मटेरियल हैं, जितने भी ह्यूमन ह्यूमन बींग्स कह लें, ह्यूमन रिसोर्स कह लें, ह्यूमन बींग्स या एम्प्लॉयज आर आल्सो पार्ट ऑफ द रिसोर्स। तो इन सब चीजों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और कनेक्ट करना थ्रू एन ऐप, और जिस डिपार्टमेंट की जितनी फंक्शनिंग है उस हिसाब से उनको एक्सेस देना, इज नोन एज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी। ठीक है। और ईआरपी के वेंडर्स का नाम हम अक्सर सुनते हैं, जानते हैं। सैप हो गया, ओरेकल हो गया। तो बेसिकली हम सैप जानते हैं, वी आर फेमिलियर विद द वर्ड सैप एंड ओरेकल, बट वी आर नॉट फेमिलियर विद द वर्ड ईआरपी। बेसिकली सैप एंड ओरेकल आर द वेंडर्स फॉर ईआरपी। दैट इज, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमने एक ऐप बना दिया है, और हर डिपार्टमेंट की हमने अलग किस्म का एक्सेस, एचआर को अलग एक्सेस रिक्वायर्ड होगा, फॉर एग्जांपल इन एंड आउट ऑफ द एम्प्लॉय। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को अलग किस्म का एक्सेस रिक्वायर्ड होगा कि कितने इन हुए, कितने आउट हुए। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, इनके पास, हर किस्म के पास एक अलग किस्म का लेजर टाइप की चीज जो है वो नजर आ रही होगी। और हम सारी एंट्रीज एंड सारे काम को मैनेज करेंगे यूजिंग अ सिस्टम नोन एज ईआरपी, जिसके वेंडर्स हैं, 5 वेंडर्स हैं। सैप एंड ओरेकल से हम फेमिलियर हैं। आगे इसका वर्ड आ जाएगा, जहां पर एक और स्लाइड के ऊपर यहाँ पर उसके बाकी वेंडर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। बट टू स्टेट फ्यू, ओरेकल, सैप, जेडी एडवर्ड्स, ये 3 जो हैं वो एशियन कंट्रीज में फेमिलियर हैं। 2 वेंडर्स और हैं, वो आगे आपको स्लाइड पे मैंने मार्क किया हुआ है, आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ ईआरपी, यानी इवॉल्व कैसे हुआ ईआरपी। देखें, ये बहुत सारे जो आपके नाम है ना, ये फर्जी नाम है। फॉर एग्जांपल एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रही है, उसको एमआईएस का नाम दे दिया है। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एसआईएस, ये मैं बना सकती हूँ। पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पीआईएस। तो हम कोई भी नाम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके पास लिस्ट गिवन है, जिसके अंदर हम बात करते हैं, एमआईएस स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन, डबल आईएस। तो ये वो नाम है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन नाम से एप्लीकेशंस जो हैं, एप्स जो हैं, वो वर्किंग कंडीशन में है। फॉर एग्जांपल सीआईएस, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, हम कोई भी सिस्टम बना सकते हैं और उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। आखिर में आईएस आप देख रहे हैं, विच इज अ कॉमन थिंग। ठीक है। जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस, के कोई ऐसा ऐप है जो कि डेटाबेस से, वेयर हाउस से कनेक्टेड है। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ईएसडब्ल्यू, इंटरप्राइज वाइड सिस्टम मींस, ये भी आईएस है। इंटरप्राइज वाइड सिस्टम मींस द एक्सेस इज गिवन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो हमने एक्सेस दिए हुए हैं। फिर आपके पास एमआरपी, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, MRP 2 एंड MRP 3। एमआरपी मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, कि हमारे पास कितना मटेरियल है, हमने कितने कंसाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। आया के कंसाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। MRP 2 एडवांस वर्जन ऑफ एमआरपी, 1 स्टेप अहेड, कि यहाँ पर जो है वो हम शेयरिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भी एक्सेस दे रहे होते हैं। एंड लाइकवाइज MRP 3, यहाँ पर एक चीज जो कि आपकी बुक के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ था, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये भी मटेरियल है। और ना लास्ट वाला मनी है, ये भी मटेरियल है। हर जगह ये वाला जो एक एरर है बेटा, इसको देख लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो मटीरियल एंड दिस इज ऑल्सो अ मटीरियल। लेकिन क्योंकि बुक के अंदर मे बी देर इज अ टाइपो एरर, और मे बी दे हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल, सो दे हैव यूज्ड एम के लिए डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ईएम के अंदर बुक में देखेंगे, तो आपके पास वहां पर MRP 1, MRP 2 एंड MRP 3 तीनों चीजें हैं। और एक और स्लाइड है जिसको हम कहते हैं OTP करके, है ऑप्टिमल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है। तो वो भी चेक कर लीजिएगा। तो वहां से मैं ये रेफर कर रही हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि MRP का मुखफ़फ़ इज सेम, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक टाइपो एरर है। बट क्योंकि बुक के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, तो मैंने स्लाइड पे ऐसे ही रहने दिया है, और मैं आपको ओरली यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है जी।
आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ ईआरपी। अब ईआरपी का फीचर होते क्या हैं? ये डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट एरियाज को कवर कर रहा है, और हर फंक्शन के अंदर, हर एरिया के अंदर जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसने उसको एक्सेस दिया हुआ है। ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन ऑफ एक्टिविटीज रखता है। इवन ये कस्टमर्स को भी एक एक्सेस गिवन होता है, या कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव भी इसको इस्तेमाल करके कस्टमर्स को बता रहा होता है कि उनका क्या स्टेटस है, या उनके प्रॉब्लम का क्या स्टेटस है, या अगर वो अपने ऑर्डर को ट्रैक कर रहे हैं तो ऑर्डर कहां पर है। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प करता है। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर जो भी गैप होता है उसको रिड्यूस करता है। ब्रिजेस गैप, इट एक्ट्स लाइक अ ब्रिज। फिर हम बात करते हैं ईआरपी प्रोवाइड्स कंप्लीट इंटीग्रेशन। कंप्लीट इंटीग्रेशन का मतलब है तकरीबन सारे डिपार्टमेंट्स को इसका एक्सेस गिवन होता है। ठीक है जी। मार्केट लीडर्स, ईआरपी के अंदर मैंने आपको कहा था आगे की स्लाइड के अंदर पांचों वेंडर्स के नाम आ जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हैं, सैप, ओरेकल, और मैंने आपको जेडी एडवर्ड्स का बताया था। ठीक है। इनके अलावा एक है पीपल सॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन, और दूसरा जो है वो बान इंटरनेशनल। बान इंटरनेशनल एंड पीपल सॉफ्ट यूजुअली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ज्यादा इसका यूजेज है। हम लोग एशियन कंट्रीज होकर के ओरेकल, सैप एंड जेडी एडवर्ड्स के ऊपर ज्यादा हमारा इस्तेमाल है। कंपनी या वेंडर कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, ईआरपी रिमेन्स द सेम। ठीक है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग ऑफ द ऑफ एंड ईआरपी। अब देखिए, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ट्रबल आ रही है, तो हम अपने डिजाइन को या स्ट्रक्चर को री इंजीनियर कर रहे हैं। हम अपने डिजाइन को या स्ट्रक्चर को री इंजीनियर कर रहे हैं। और री इंजीनियरिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके के 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टडी द करंट सिस्टम। जो हम अभी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द सिस्टम, तो हमको उसके बारे में नॉलेज गेन करनी है। जब हमारे पास प्रेजेंट सिस्टम की नॉलेज होगी तभी हम कोई नई चीज डिजाइन कर सकेंगे। डिजाइन एंड डेवलप द न्यू सिस्टम। जब अभी तक हमको यही नहीं पता होगा हमारा प्रेजेंट सिस्टम क्या है, तो हम नई चीज को कैसे डिजाइन करेंगे। देन थर्ड स्टेप इज डिफाइन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप आईसीएमए के अंदर आते हैं, तो पहले आपको एडमिशन डिपार्टमेंट जो है वो केटर करता है। फिर वो आपको एक फी वॉचर बना के देता है, जो फी वॉचर आप अकाउंट्स या फाइनेंस के अंदर बैंक में जाके पे करते हैं, और एक कॉपी लाके अकाउंट्स एंड फाइनेंस में देते हैं। फिर आपका एकेडमिक डिपार्टमेंट से लेना काम शुरू हो जाता है। कोर्स एलोकेशन, सेक्शन, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक प्रोसेस बताया है। दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ आईसीएमए जिससे आप फेमिलियर हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बैंक में जाते हैं, आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप एक फॉर्म लेके आते हैं। आपको वो फिर फर्जी तौर पे एक अकाउंट नंबर दे देता है कि उसके अंदर आप कुछ डिपॉजिट कर दें, बट आपको वो कंफर्म नहीं होता। देयर माइट बी अ चांसेस कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हों। आप डिपॉजिट कराते हैं, यूजुअली आपको 2 से 3 या 5 वर्किंग या 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको चेकबुक दे दिया जाता है, आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपके घर के एड्रेस के ऊपर ही आपको ब्रांच जाकर के कार्ड रिसीव करना होता है। दिस इज, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस कि ये प्रोसेस होता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं डेवलप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यहाँ पर डी होना चाहिए, आई एम पुटिंग अ डी। अच्छा जी, कस्टमाइज का मतलब क्या होता है? देखें, आप लोग, एक होता है रेडीमेड आउटफिट परचेज करना, और एक होता है खुद कस्टमाइज्ड बनवाना। तो कस्टमाइज्ड का मतलब क्या होता है कि दैट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन पे बन रहा है। ठीक है। देन वी नीड टू ट्रेन द पीपल हाउ टू यूज द ऐप, वेयर व्हाट आर द टैब्स, कहां से जाके क्या चीज, कौन सा बटन प्रेस करेंगे, कौन सा टैब का बटन प्रेस करने से क्या चीज होगी, कैसे वर्किंग होगी। एंड देन फाइनली हम सिस्टम को इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो दीज आर द 6 स्टेप्स फॉर री इंजीनियरिंग। देन मूविंग अहेड, हम बात करते हैं, देखिए, जो स्टेप्स हैं उनको हमने सब डिवाइड कर दिया है फेजेस में। री इंजीनियरिंग के 6 स्टेप्स को हमने सब डिवाइड कर दिया है फेजेस में। सबसे पहले फर्स्ट फेज इज डिटेल डिस्कशन फेज। किससे डिस्कशन होगा? जो यूजर है, जो कस्टमर है, उसका डिस्कशन होगा डेवलपर से, उसका डिस्कशन होगा डेवलपर से।
तो वो बताएगा कि भाई हमारा जो हमें कब डिलीवर करना है, हमें चीज क्या रिक्वायर्ड है, हमारी प्रोजेक्ट इनिशिएशन क्या है, इवेल्युएशन क्या है, प्रोसेस ऑफ वर्क क्या होगा, तो हमें कब ये चीज डिलीवर की जाएगी, या हमारा किन किन टीम्स के अंदर किस किस टीम को, किस डिपार्टमेंट को कितना एक्सेस रिक्वायर्ड होगा ऑफ द ऐप। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं डिजाइन कस्टमाइज्ड फेज, अब दूसरा जो फेज है वो कस्टमाइज्ड मींस ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। तो अब हम कस्टमर से पूछ रहे हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट, उसको क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, ताकि हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चीजें डिलीवर करें। फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज, अब जो चीज हमने बना ली है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसके अंदर मजीद चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट रख रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास फोर्थ हेडिंग आ रही है प्रोडक्शन। इम्प्लीमेंट होने के बाद जब आपने एक चीज इंप्लीमेंट कर दी है, बना के डिलीवर कर दिया है, तो वो रिक्वायर करेगा कि अब इसके अंदर मुझे ये अपडेशन भी चाहिए, अब मुझे इसके अंदर ये अपडेशन भी चाहिए है। इसीलिए आपको फोर्थ स्टेप के ऊपर प्रोडक्शन फेज नजर आ रहा है। बेनिफिट्स ईआरपी के बहुत हैं, क्योंकि आपके पास सिस्टमाइज जनरेटेड एक चीज हो जाती है जहां पर आपका पेपर वर्क का काम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है तो हमारे पास टाइमलाइंस बहुत स्पेसिफिक एंड इजीली एक्सेसिबल हो जाती है, क्योंकि आपने सिस्टम के ऊपर ही देख लिया कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितने ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो आपको पेपर लेके आने जाने की या ईमेल ईमेल एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, and time is actually money for the organization. So next step पे control cost, and last is follow up faster हो जाता है। बेसिकली दिस इज ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम जो है वो आपका जल्दी जल्दी बच जाता है, और टाइम बचता है तो फॉर ऑर्गेनाइजेशन टाइम इज मनी, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कॉस्ट भी बच जाती है और आपका प्रोसेस या प्रॉब्लम रेजोल्यूशन जो है वो फास्टर अप हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं The form of online collaboration allows small service companies, for example, अब देखिए ऑनलाइन कोलैबोरेशन में छोटी कंपनीज को, एसएमई स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को क्या आसानी होती है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी का मतलब है एरर फ्री वर्किंग, एरर फ्री वर्किंग, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम यानी जो भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम होता है, वो टाइम, टर्न अराउंड टाइम जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। जल्द अज जल्द आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं, इंस्टेंट अप्रूवल्स आ जाते हैं। मैंने टॉप मैनेजमेंट को कोई भी बात की है, वो सिस्टम पे की है, तो वो सिस्टम के ऊपर ग्राफ देख के मुझे फौरन फौरन देन एंड देयर अप्रूवल दे देंगे। एंड दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट, बिकॉज हम टाइम बचा रहे हैं, हम जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं, तो टाइम इज मनी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट लोअर्स द कॉस्ट। स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिस जिस फेज के अंदर जिस जिसको एक्सेस चाहिए होता है वो अपने ऐप के ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने घर में बैठे हुए, नॉट इवन ऑन सेम लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन से भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता है। किसी की कोई ट्रेवलिंग भी है तो ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग इवन वो ये चीज देख सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं इंश्योर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, और एक मेक श्योर करना होता है, देखिए क्लाइंट जो भी है, इवन व्हेन आई एम टेकिंग सम ऑर्डर फ्रॉम, हमें कोई सी भी ऐप बनानी है या हमें कोई भी डेटाबेस बनाना है, तो हम क्लाइंट का नाम अपने जो प्रोग्रामर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, उनको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मैं इंटीग्रेशन खुद करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को के ऊपर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना करूं, बिकॉज रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप मैटर्स अ लॉट इन द बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है जी। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं, इट इज एन एंटायरली न्यू टॉपिक, दैट इज एआई। हर कोई एआई एआई की बात कर रहा है। भाई एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हेन यू आर पुटिंग ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन इनटू अ मशीन, व्हेन यू आर पुटिंग अ ह्यूमन ब्रेन इनटू अ मशीन इज नोन एज एआई। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो नैनो सेकेंड्स के अंदर डिफरेंट चीजें, थॉट प्रोसेस रन कर रहा होता है। इमेजिन करो अगर मशीन के अंदर ह्यूमन ब्रेन डाल रहे हैं तो मशीन एक सेकंड के अंदर कितनी चीजें थिंक कर रहा है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एआई के अंदर देन वी हैव टू कैटेगरीज, दैट इज वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। नाम से ही पता चल रहा है, वीक एआई का मतलब होता है सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चाय की शॉप पे गए तो आप जाहिर सी बात है पिज्जा ऑर्डर करने नहीं गए, चाय लेने गए, तो वहां पर अगर हम कोई रोबोट लगाते हैं तो वो सबको चाय दे रहा होगा, तो दैट इज सिंपल इंस्ट्रक्शन। बट फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एआई,
तो ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस ट्रेन। अब ये के ड्राइवर मौजूद नहीं है लेकिन ट्रेन चल रही है, ठीक है। सो दिस includes a lot of complex instructions which that AI is doing and taking care of, कि कहीं पर भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कहीं पे कोई ब्लॉकेज भी है तो स्पीड कितनी करनी है, कौन कौन से स्टॉप्स हैं, कहां पर रुकना है, लोगों को टाइम लग रहा है, किसी ने अगर ट्रेन की चेन भी खींच दी है तो उसको रोकना है। So this is not a simple kind of one time monotonous instruction but different types of complex instructions. So here the last slide is एप्लीकेशन ऑफ एआई। हम एआई को कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फाइनेंस में कर सकते हैं, हम टैक्स में कर सकते हैं, हम ऑडिट में कर सकते हैं। एआई हॉस्पिटल्स में यूज हो सकता है। तुम लोग एआई चैट जीपीटी के फॉर्म में एज अ स्टूडेंट यूज कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। एआई जो है वो पेपर्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इट कैन बी यूटिलाइज्ड इन मल्टीपल एंड मेनी वेज, बट क्योंकि तुम लोग अकाउंटेंट हो तो तुम अकाउंटेंट्स में अकाउंटेंसी में कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो, तो फाइनेंस हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया। So this is the end of chapter number 1. Now inshallah ta'ala see you all with chapter number 2.